हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आईआरएफ का रिवीजन हम लोगों का हो गया है। अब आज हम लोग रिवाइज करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के यूनिट नंबर 1। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चैप्टर 2, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके यूनिट नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं कि मीनिंग पार्टनरशिप का मतलब आखिरकार होता क्या है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन वेयर टू और मोर पीपल ज्वाइन टुगेदर टू रन अ बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। तब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के साथ आते हैं, बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपस में शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में साझा करते हैं, बांटते हैं। उसे हम कहते हैं कि ये दो लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशन पार्टनर्स की है और इसे पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कि कृष्णा और निखिल दोनों ने मिलकर के क्रिकेट क्लब स्टार्ट किया मिसफील्ड मास्टर के नाम से। तो कृष्णा और निखिल दोनों कौन हो गए? पार्टनर्स हो गए। और मिसफील्ड मास्टर्स नाम का जो एंटिटी है, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म के कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें अलग से कहीं लिस्ट डाउन तो नहीं किए गए, पर एक बार देखेंगे तो इस बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब खुद की स्वेच्छा से बनाया गया एसोसिएशन, पार्टनरशिप। दूसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आखिरकार होता क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर जब बिजनेस बंद किया जाएगा और उस समय पे पार्टनरशिप फॉर्म की असेट लाइबिलिटी से कम होगी, तो ऐसे केसेस में पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स से फर्म की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। उसे हम क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। तो जब आप पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो ध्यान रखिए आपकी लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। इसके अलावा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है कि जब एक पार्टनर कोई काम करता है तो उस पार्टनर के एक्ट से दूसरा पार्टनर अपने आप बाइंड हो जाता है और पार्टनरशिप फॉर्म बाइंड हो जाती है। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स द अदर पार्टनर एंड फर्म, मतलब म्यूचुअल एजेंसी। इसके अलावा कंबाइंड रिसोर्सेस, बिल्कुल बेसिक सी बात कि जब आप अकेले बिजनेस करेंगे तो आप 1 लाख रुपए से करेंगे, मैं अलग बिजनेस करूंगा तो 1 लाख रुपए से करूंगा। जब दोनों मिल करके बिजनेस करेंगे तो 2 लाख रुपए के एक साथ बिजनेस करेंगे, मतलब हमारी जो रिसोर्सेस हैं, यहाँ मनी थी, तो जो भी रिसोर्सेज होती है वो सारी रिसोर्सेज सभी पार्टनर्स की कंबाइन हो जाती है आपस में। इसके अलावा शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट को हम आपस में बांट लेंगे। इसके अलावा शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, बिजनेस चलाने में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो डिसीजन हम मिल बांट कर लेंगे, एक साथ लेंगे, साझा करेंगे। पार्टनरशिप इज गवर्न थ्रू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए एक रिस्पेक्टिव एक्ट होता है। जैसे कंपनीज को गवर्न करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। एलएलपी को गवर्न करने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 होता है। वैसे ही पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है, पर सोल प्रोप्राइटर अलग अलग लाइसेंस और स्टैब्लिशमेंट से गवर्न होता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं है तो आपको 5 एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। वो 5 एलिमेंट जब एक साथ मौजूद होंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। इसके अलावा पार्टनरशिप शुड बी रिजल्ट ऑफ अ एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप चला रहे हैं उस पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होता है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कैरी अ बिजनेस। जब आप पार्टनरशिप फॉर्म चालू करते हैं तो वहां पे कोई बिजनेस होना चाहिए, मतलब आपको प्रॉफिट मोटिव के साथ कुछ काम करना है। अभी और इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है तो वहां पे प्रॉफिट का शेयरिंग होना कंपलसरी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं और पूरा का पूरा प्रॉफिट एक ही आदमी ले जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम उसे पार्टनरशिप फर्म नहीं मानते। इसके अलावा बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब म्यूचुअल एजेंसी। मतलब कहने का क्या, एक पार्टनर के एक्ट से दूसरा पार्टनर बाइंडिंग होगा, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो ये 5 चीजें जब प्रेजेंट होगी तो हम ऐसा मान लेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है। चलिए अब इन 5 बातों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं।
एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म चलानी है तो कम से कम 2 लोग आपकी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है तो सिर्फ जिस पर्सन को लॉ रिकॉग्नाइज करता है वही पर्सन क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हो सकता है। और लॉ किन लोगों को रिकॉग्नाइज करती है, लॉ रिकॉग्नाइज करती है सेपरेट लीगल एंटिटीज को, मतलब ऐसी एंटिटी जिनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अंडर द एक्ट, उसे लीगल पर्सन माना है, रिकॉग्नाइज पर्सन माना है। उसके अलावा इंडिविजुअल्स को भी क्या मानते हैं हम, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, मतलब कोई इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है। इसके अलावा जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो भी पार्टनर बन सकते हैं। तो क्या सर कंपनी पार्टनर बन सकती है, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बाय लॉ नहीं है, उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, इसलिए फर्म कैन नॉट बी द पार्टनर ऑफ अनदर फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक सर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, देखिए माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम यूनिट 2 के अंदर करते हैं, पर यहां हम कितनी बात याद रखते हैं कि माइनर फर्म का पार्टनर बन तो सकता है पर वो फुल पार्टनर नहीं बन सकता। फुल पार्टनर नहीं बन सकता मतलब जैसे पार्टनर बनने के बाद राइट आपके या मेरे पास आएंगे वैसे माइनर के पास नहीं आते हैं अगर वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनता भी है तो। क्यों, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी को हम लिमिट कर देते हैं अप टू हिज शेयर। तो माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल पार्टनर, हालांकि आप उसे फर्म के बेनिफिट के लिए अपनी पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर सकते हैं। हाउएवर ही मे बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के लिए आप उसे क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर सकते हैं। बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स का ये मतलब है कि वो प्रॉफिट में तो हिस्सा लेगा पर जहां लॉस की बात आएगी तो वो लॉस में हिस्सा सिर्फ वहीं तक लेगा जहां तक उसका पार्टनरशिप फर्म में शेयर है। इसका मतलब अगर आप माइनर को पार्टनर बनाते हैं तो माइनर पार्टनर तो बन जाएगा पर माइनर की लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। जहां बाकी पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, माइनर एंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक, एक पार्टनरशिप फर्म में सर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने तो नहीं बताया कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, पर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 ने हमें क्या बताया था कि 50 पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। मिनिमम कितने होने चाहिए सर, मिनिमम तो 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट हमेशा हमें होगी ही सही। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कि एक पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, उसे कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए 5 चीजें चेक की जाएगी, जिसकी सबसे पहली चीज थी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, तो वो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा है देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप फर्म शुड बी रिजल्ट ऑफ अ एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप फर्म है वो एग्रीमेंट से आनी चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर, एग्रीमेंट मीन्स अ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच की आपसी समझ को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या एग्रीमेंट का रिटर्न होना जरूरी है, नहीं। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, वो कैसा भी हो, पर एग्रीमेंट होना तो चाहिए। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती। नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, एक्सप्रेस मतलब क्लियरली स्टेटेड है, क्लियरली कोडिफाइड है, क्लियरली रिटन है। और दूसरा कौन सा हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। इंप्लाइड का मतलब क्या, हमने क्लियरली बैठ करके तो नहीं लिखा कि हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, पर हमारे कंडक्ट से ऐसा पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं। एम्प्लाइड का मतलब होता है एग्रीमेंट अंडरस्टूड बाय एक्शंस ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर्स हैं उनके एक्शन से आपने ये पता कर लिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रवि एंड सिमरन रनिंग द कैफे विथ नो एग्रीमेंट, रवि और सिमरन नाम के 2 लोग हैं जो एक कैफे चला रहे हैं, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, पर दोनों हर डिसीजन साथ में लेते हैं, प्रॉफिट आपस में बांटते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों मिलकर के पार्टनरशिप ही चला रहे हैं और उनके बीच में एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट कौन सा है, ये एग्रीमेंट इंप्लाइड एग्रीमेंट है, एक्सप्रेस नहीं है। एक्सप्रेस कब होता है, जब आप बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। इंप्लाइड में आपने ऐसा कुछ नहीं किया पर आपके एक्शन से हमें पता चल गया कि नहीं 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 नहीं, पार्टनरशिप ही आप लोग चला रहे हैं।
एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है, उससे हमें कोई समस्या नहीं। एग्रीमेंट की बात अभी हम थोड़ी देर बाद वापस से करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी हम लोगों ने दो एलिमेंट्स पढ़े, पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए 5 चीजें चेक करनी है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट। अभी तक दोनों चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हैं तो वहां पर बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस होने का मतलब क्या होता है सर? पार्टनरशिप जब भी चलाएं तो वो किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए चलाएं, मतलब कोई ट्रेड होना चाहिए, कोई ऑक्यूपेशन होना चाहिए, कोई प्रोफेशन होना चाहिए। डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका एक ट्रेड ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन होना चाहिए। और वो ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन एक्विजिशन ऑफ गेन के लिए होना चाहिए। एक्विजिशन ऑफ गेन का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव। जब भी आप बिजनेस करें तो पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपकी समाज की भलाई करने का काम है, चैरिटी करने का काम है, तो चैरिटी करने के लिए पार्टनरशिप फर्म मत खोलना। चैरिटी करनी है तो सेक्शन 8 कंपनी खोलो, ट्रस्ट खोलो, एनजीओ खोलो, पर क्या मत खोलना, ये मत खोलना पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में तो हमें एक्विजिशन ऑफ गेन चाहिए। एक्विजिशन ऑफ गेन माने क्या? intention to earn the profit, intention to earn the profit. There cannot be the partnership if there is no intention to earn the profit. अगर प्रॉफिट कमाने की इच्छा नहीं तो कोई पार्टनरशिप नहीं। ठीक, इसीलिए देयरफॉर नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, मतलब चैरिटी का काम करना हो, एनपीओ एनजीओ खोलना हो, दे कैन नॉट बी फ्लोटेड, मतलब फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। अगर समाज की भलाई का ठेका उठाया है तो पार्टनरशिप मत खोलना। सेक्शन 8 कंपनी खोल लो, ट्रस्ट खोल लो, सोसाइटी खोल लो, पार्टनरशिप मत खोलना, क्योंकि पार्टनरशिप में तो हमें एक्विजिशन ऑफ गेन चाहिए, इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट चाहिए। तो आप सेक्शन 8 कंपनी खोल लो और आराम से करो। इसके अलावा एक और बात, क्या? को ओनर्स हु शेयर अमंग देमसेल्व द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम पीस ऑफ लैंड और बिल्डिंग आर नॉट पार्टनर बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। अरे दो भाई हैं, उनके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, खानदानी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने किराए पर दे दी और किराया आता है 20,000 रुपए महीना। वो 20,000 रुपए महीना 10,000 रुपए राम रख लेता है और 10,000 रुपए श्याम रख लेता है। तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि ये पार्टनरशिप चला रहे हैं? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई ट्रेड, कोई ऑक्यूपेशन, कोई प्रोफेशन ही नहीं है। तो ये तो आप को ओनर्स हैं और को ओनर्स को हम पार्टनर्स नहीं मानते हैं। को ओनरशिप में कोई बिजनेस नहीं होता, इसलिए उसे पार्टनरशिप भी नहीं मानी जाती। ठीक, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी कौन सी? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। दूसरी हमने बात करी बिजनेस होना चाहिए। तीसरी हमने बात करी एग्रीमेंट होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट। जब आप पार्टनरशिप चलाते हैं तो ऐसे केस में आपके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। आपके बीच में मतलब किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए कि भैया जो भी पैसा कमाया जाएगा वो पैसा हम आपस में बांटेंगे। देयर विल बी अ एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इसेंशियल फीचर ऑफ अ प्रॉफिट। जब तक आप प्रॉफिट नहीं बांटोगे तब तक हम नहीं मानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म है, प्रॉफिट बांटना कंपलसरी है। अब देखो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा वो आपके हाथ में। 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर 10% ले रहा है, दूसरा पार्टनर 10% ले रहा है, तीसरा पार्टनर 80% ले रहा है और चौथा पार्टनर 0 ले रहा है। क्या ऐसा चलेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर क्या ऐसा चल सकता है सर? एक पार्टनर 10% ले रहा है, एक पार्टनर 10% ले रहा है, एक पार्टनर 79% ले रहा है और एक परसेंट बचा हुआ एक पार्टनर 1% ले रहा है। क्या ये चलेगा? आंसर इज यस। रेशियो प्रोपोर्शन जो आपको रखना हो वो रख लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए। तो वन पार्टनर कैन नॉट टेक होल ऑफ द प्रॉफिट। पूरा का पूरा प्रॉफिट एक ही आदमी डकार ले, नहीं, ये हमें मंजूर नहीं। प्रॉफिट तो सभी के बीच में बांटना पड़ेगा। रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट कैन बी एनीथिंग। रेशियो या प्रोपोर्शन कुछ भी रख लो, 97:1:1 जो मर्जी पड़े रख लो, बट इट कैन नॉट बी 100:0:0. समझे? प्रॉफिट सभी में बांटना पड़ेगा। ओके ठीक है, समझ गए सर। तो सर प्रॉफिट बांट रहे हैं तो लॉस बांटना भी कंपलसरी है क्या? नहीं, प्रॉफिट बांटना कंपलसरी है, लॉस नहीं भी बांटोगे तो भी चल जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? यस,
एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट मैंडेटरी, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने बोला ए बी सी और डी, प्रॉफिट आया तो ये 25 लेगा, ये 25 लेगा, ये 25 लेगा, अगर लॉस आया तो ये 0 लेगा, ये 0 लेगा, ये 50 लेगा और ये 50 लेगा। एंड यस, इट इज वैलिड, इट इज लॉजिकल, कोई समस्या वाली बात नहीं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं। हमारा मकसद क्या है कि प्रॉफिट सभी में बांटा जाए और लॉस अगर आप चाहें तो किसी पार्टनर में बांटे, किसी पार्टनर में ना बांटे। सर ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा पार्टनरशिप फर्म क्यों होगी जहां प्रॉफिट बांटना पड़ रहा है पर लॉस नहीं बांट रहे? अरे मान लो कि 3 लोग हैं जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उन 3 लोगों के पास में आइडिया है, स्किल्स हैं, सब कुछ है, पर उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा मांगने के लिए वो मेरे पास आए। मैंने बोला देखो पैसा तो मैं बिजनेस में लगा दूंगा, क्या तुम मुझे प्रॉफिट का हिस्सा दोगे? उन्होंने बोला हाँ हिस्सा दोगे। फिर मैंने बोला देखो प्रॉफिट हुआ तो मैं लूंगा, लॉस हुआ तो मैं बियर नहीं करूंगा, लॉस हुआ तो तुमको आपस में बांटना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम लॉस बियर करने को तैयार है। वो क्यों तैयार हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर मैं पैसा लगाऊंगा ही नहीं तो उनका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो देयर आर इंस्टेंसेस जब पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं कि एक पार्टनर को हम लॉस बियर नहीं करने देंगे, लॉस हम ही लोग बियर कर लेंगे और हमें उससे कोई परेशानी नहीं, एक्ट को भी उससे कोई परेशानी नहीं। एक्ट को मतलब है किस चीज से? प्रॉफिट की शेयरिंग से। लॉस शेयर नहीं भी हो रहा तो कोई समस्या वाली बात नहीं। फिफ्थ इज बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का पांचवा कंपोनेंट, पांचवा एलिमेंट कौन सा? बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब म्यूचुअल एजेंसी की बात यहां पर कर रहे हैं। Cardinal principle of a partnership law is that business should be carried on by all और any of them acting for all। पार्टनरशिप लॉ का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कार्डिनल प्रिंसिपल होता है कि बिजनेस या तो सब मिलकर के चलाएंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन चलाएगा, और जो एक पर्सन चला रहा है उस एक पर्सन के एक्ट से सभी पार्टनर बाइंडिंग होंगे, ऐसा म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है। इन अदर वर्ड देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, हर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे काम कर सकता है। एंड ऑल अदर पार्टनर एंड फर्म इज बाउंड बाय एक्शन ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर जो काम करेगा उसके लिए सभी पार्टनर और फर्म रिस्पॉन्सिबल होंगे। ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हैं और इस फर्म का नाम है ए बी सी डी फर्म, ठीक है। ए ने कुछ काम किया तो उस काम से बी भी बाइंडिंग होगा, सी भी बाइंडिंग होगा, डी भी बाइंडिंग होगा और ए बी सी डी फर्म भी बाइंडिंग होगी। इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल। और अगर आप इससे हाँ नहीं करते हैं तो फिर हम आपकी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म मानेंगे ही नहीं। इट इज नॉट अ वैलिड पार्टनरशिप अनलेस इट हैज अ एलिमेंट ऑफ अ म्यूचुअल एजेंसी इन इट। तो म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 4 पार्टनर, 1 पार्टनर प्रिंजल परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर गोगो। लो भाई, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4 पार्टनर हैं, उन 4 पार्टनर में से एक पार्टनर का नाम है प्रिंजल। प्रिंजल ने क्या किए? कुछ गुड्स परचेज कर लिए, किससे? मिस्टर गोगो से। तो फिर फर्म के बचे हुए जो 3 पार्टनर हैं, निखिल, हर्ष और अयांश, ये तीनों लाइबल हैं कि जो गुड्स मिस्टर गोगो से परचेज किए हैं प्रिंजल ने, उन गुड्स का पेमेंट किया जाए। आप रिफ्यूज नहीं कर सकते कि हम इस इन्वॉल्व परचेज में इन्वॉल्व नहीं थे तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। अरे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है और म्यूचुअल एजेंसी है, इसका मतलब क्या? एक पार्टनर के एक्ट के लिए सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, ठीक है। एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इनफेक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर। एक पार्टनर ने अगर कुछ काम किया है बिजनेस का तो माना जाएगा कि सभी पार्टनर ने वो काम किया है, ओके। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस, हर वो पार्टनर जो बिजनेस कर रहा है, इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। वो प्रिंसिपल भी है और वो एजेंट भी है। प्रिंसिपल कैसे हैं? यू विल बी बाइंडेड बाय एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर ने जो काम किया उस एक्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप कौन हैं? प्रिंसिपल हैं। सामने वाले ने एजेंट बन करके आपको बाइंड कर दिया, प्रिंजल कौन बन गई? एजेंट बन गई। और उस एजेंसी के चक्कर में हम लोग कौन बन गए? हम लोग बन गए प्रिंसिपल। हर्ष, अयांश एंड निखिल गेट बाइंडेड बाय एक्ट ऑफ
प्रिंजल, प्रिंजल ने जो काम किया उसके लिए मैं बाइंड हो गया, तो मैं कौन बन गया, मैं प्रिंसिपल बन गया। एजेंट मतलब कब, जब मैंने जो काम किया उस काम की वजह से मेरे फर्म के दूसरे पार्टनर्स बाइंड हो गए, मतलब मैंने एजेंट का रोल प्ले किया। यू विल बाइंड अदर पार्टनर बाय योर एक्ट, प्रिंजल विल बाइंड निखिल ऑल बाय हर एक्ट। तो प्रिंजल कौन हो गई, प्रिंजल हो गई एजेंट, और हम सब कौन हो गए, प्रिंसिपल्स। ओके, एक खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ इसी बात से क्वेश्चन आ जाता है। ये लाइन लिख देते हैं क्वेश्चन में और बोल देते हैं इल्यूडिकेट, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट। तो ध्यान से सुनिए क्या लाइन है, ट्रू टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसका सच्चा टेस्ट, उसका ट्रू टेस्ट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, नो पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं। एक केस लॉ इससे रिलेटेड, केडी कामत एंड कंपनी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट two essential conditions are there should be agreement to share the profit and business must be carried on by all or any of them acting upon for all। सुप्रीम कोर्ट ने केडी कामत एंड कंपनी के अंदर इस चीज को अपहेल्ड किया गया कि एक पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए दो चीजों को चेक किया जाएगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग अपॉन फॉर ऑल। ठीक, इसके अलावा एक छोटा सा डॉक्ट्राइन, एक छोटा सा प्रिंसिपल हमें पढ़ने को मिलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑफ थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप। डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑफ थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप, द फैक्ट दैट एक्सक्लूसिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन वन पार्टनर और only one partner can operate bank account or borrow on behalf of the firm are not destructive of theory of partnership। एक पार्टनर को बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का काम दिया गया है, एक पार्टनर के पास ज्यादा मैनेजमेंट के राइट दिए हैं, इससे आप ये नहीं बोल सकते कि बाकी पार्टनर के साथ अन्याय हो रहा है और यहां पे पार्टनरशिप का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। एक्सक्लूसिव कंट्रोल एंड एक्सेसिव मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन वन पार्टनर, एक पार्टनर को ज्यादा मैनेजमेंट, ज्यादा कंट्रोल दे दिया, और एक पार्टनर है जो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर पाता है या फर्म से मनी बोरो कर पाता है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि इससे पार्टनरशिप डिस्ट्रक्ट हो गई, इससे पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय हो गई, प्रोवाइडेड दो इसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। कौन सी दो इसेंशियल कंडीशंस, प्रॉफिट शेयर हो रहा है और म्यूचुअल एजेंसी है, एक पार्टनर के एक्ट से दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स से निखिल, आदित्य एंड प्रियेश आर इनटू द बिजनेस ऑफ टूर ऑपरेटर। एक बिजनेस है जिसमें तीन लोग हैं, कौन कौन, निखिल है, आदित्य है और प्रियेश है। ठीक है, ये लोग एक बिजनेस चलाते हैं, कौन सा, टूर ऑपरेटर का, वेयर निखिल इज टू डील विथ अकाउंट एंड फाइनेंस। हमने निखिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्या, कि क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही संभालिए और फाइनेंस का काम संभालिए, क्योंकि आपको पैसे से रिलेटेड ज्यादा काम आता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो काम दे दिया। प्रियेश टू डील विथ टूर सिटी एंड स्टेट, हमारा अगला टूर किस सिटी में जाएगा, किस राज्य में जाएगा, किस कंट्री में जाएगा, ये काम हमने किसको दे दिया, प्रियेश को। क्यों, क्योंकि प्रियेश को एक्सपीरियंस है अक्रॉस इंडिया ट्रेवल का, वो पूरे इंडिया में घूम चुका है, तो उसे पता है कि कहां पे जाना हमारे लिए सही है। नाउ नो वन कैन आर्ग्यू दैट आदित्य इज नॉट अ पार्टनर। अब आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि आदित्य पार्टनर नहीं है। आप ऐसा आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आदित्य के पास कोई काम नहीं। अरे काम हमने इसलिए उसलिए नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड का, जो एक्सपर्ट था उसे हमने काम दिया। और इस बात को भी तो ध्यान रखो कि हमारे कोई भी किए गए काम के लिए आदित्य रिस्पॉन्सिबल है, आदित्य के किए गए कोई से भी काम के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ हम प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं। तो किसी के पास एक्सेसिव कंट्रोल चले जाए, किसी के पास ज्यादा मैनेजमेंट चला जाए, किसी के पास बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का राइट है, किसी के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का राइट है, दैट डज नॉट डिस्ट्रक्ट द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप। उससे पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हो जाती, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑफ थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप, डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑफ थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप। कितना पढ़ लिया अभी तक, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने कितना पढ़ा, हमने पार्टनरशिप का मतलब देखा,
कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स देखे, फिर हमने बात करी पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उस चीज के लिए 5 चीजों को चेक किया जाए। सबसे पहले हम चेक करेंगे एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, फिर हम चेक करते हैं क्या एग्रीमेंट है, फिर हम चेक करते हैं क्या बिजनेस है, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट है, और हम चेक करते हैं बाद में क्या म्यूचुअल एजेंसी है। अगर ये 5 चीजें हैं तो हम मान लेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इसमें हमने म्यूचुअल एजेंसी पे काफी देर तक डिस्कशन किया, और वहां पे हमने ऐसा माना कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी, और उससे रिलेटेड एक केस लॉ भी पढ़ा, दैट इज केडी कामत एंड कंपनी। फिर हमने बात करी एक डॉक्ट्राइन के बारे में, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑफ थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप। किसी एक पार्टनर के पास एक्सेसिव कंट्रोल या मैनेजमेंट चला जाए, या उसे बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का राइट मिल जाए, इससे ऐसा नहीं बोल सकते आपकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। अरे भैया, जिसके पास जो एक्सपर्टीज थी उसे हमने वो काम दे दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसके रिगार्डिंग सेक्शन 6 भी कुछ बातें करता है। रिपीट बात करेगा, जो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हमने बात करी थी, उन्हीं 5 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट को सेक्शन नंबर 6 ने बोरो कर लिया और अपना एक नया सेक्शन बना लिया। हमें क्या मतलब, हम तो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, एक रीड हमें सिर्फ इसका लेना है। देखो, इन डिटरमाइनिंग वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ फर्म और नॉट, जो ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है, वो पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए रिगार्ड शैल बी हेल्ड। अटेंशन आपका किस चीजों के ऊपर होना चाहिए, उनके रियल रिलेशन के ऊपर, उनके बीच में रियल रिलेशन कैसा है। और वो रियल रिलेशन हमें कैसे पता चलता है, 3 चीजों को चेक करने के बाद। क्या एग्रीमेंट है उन लोगों के बीच में, क्या वहां पे प्रॉफिट की शेयरिंग होती है, और क्या बिजनेस सभी लोग मिलकर के करते हैं या सभी के बिहाफ पे कोई एक पर्सन करता है, मतलब वापस से म्यूचुअल एजेंसी। इस चीजों को हम चेक करें। एग्रीमेंट का मतलब क्या, वापस से हम वही बातें कर रहे हैं जो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर करी थी। रिपीट, पार्टनरशिप शुड बी रिजल्ट ऑफ अ एग्रीमेंट एंड नॉट आउट ऑफ स्टेटस। पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट से आनी चाहिए, रादर नॉट बाय स्टेटस। पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। जैसे कि एक फैमिली के मेंबर्स मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो तो एचयूएफ के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ एचयूएफ कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस आर नॉट पार्टनर, उन्हें पार्टनर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बाय स्टेटस बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें एक स्टेटस दिया गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो वो तो उसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें पार्टनर्स नहीं मानना। इसके अलावा बर्मन बुद्धिस्ट, बर्मन रूल, बर्मन लॉ के हिसाब से बर्मन बुद्धिस्ट हस्बैंड और वाइफ जब मिलकर के साथ में बिजनेस करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो लॉ के हिसाब से साथ में बिजनेस कर रहे हैं। जैसे एचयूएफ एक लॉ के हिसाब से बिजनेस साथ में कर रहे हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं मानते हैं। पार्टनरशिप तब मानते हैं जब आपके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तब। तो एग्रीमेंट से रिलेटेड बातें हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। यहां तो काम की बात कौन सी थी कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। और स्टेटस का मतलब क्या, जैसे कि बर्मन बुद्धिस्ट हो गए या एचयूएफ के मेंबर्स हो गए, ये लोग एक स्टेटस के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, तो स्टेटस के थ्रू बिजनेस कर रहे हो तो उसे पार्टनरशिप नहीं मानते। पार्टनरशिप तो तब मानते हैं जब आप एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस करते हैं। दूसरा कंपोनेंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड वन इज द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है वो आपस में शेयर होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। अरे अगर आप को ओनरशिप करते हैं, को ओन करते हैं किसी चीज को, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वहां तो आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि आप जॉइंट ओनर है, तो इससे आप कोई पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ जाते। यहां कोई प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा, यहां तो कोई बिजनेस भी नहीं है। दूसरा, receipt of share of profit of business or payment contingent upon earning of profit does not itself make such person a partner of a business। आपको कोई कमीशन मिलता है, आपको कोई कमीशन मिल रहा है कि आपने इतने की सेल्स करवा दी तो आपको कमीशन दिया जाएगा। अगर सेल्स 50 लाख की क्रॉस हो गई तो आपको उसमें से 2% 5% दिया जाएगा। ये क्या है? ये रिसीट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा मिलना, इसे हम ये नहीं मानेंगे कि आपके साथ प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है, नहीं, ये तो आपको कमीशन दिया जा रहा है। तो इस कमीशन से आप ऐसा मत मान लीजिए कि आप उस बिजनेस के पार्टनर है। अरे 4 लोग बिजनेस चला रहे थे, उन्होंने
ई नाम के आदमी को क्या बोला कि अगर तुमने हमारी सेल्स 60 लाख रुपए के पार करवा दी तो हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। अब ये 2 लाख रुपए ई को मिले हैं, तो ई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे प्रॉफिट का हिस्सा मिला है इसलिए मैं पार्टनर हूं। अरे नहीं, तुम्हें कमीशन मिला है, रिसीट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के शेयर का हिस्सा आपको अगर मिला है या ऐसा कोई पेमेंट मिला है जो अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट था, उसे हम पार्टनर नहीं मानते हैं। दैट रिसिपिएंट, दैट पर्सन इज नॉट कंसीडर्ड टू बी द पार्टनर। ओके। तीसरा, बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू अ पर्सन एंगेज इन अ बिजनेस। अरे तुम्हें बिजनेस करने की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने वो पैसा मुझे वापस से रीपे किया, तो जो पैसा मुझे रीपे करके तुमने दिया तो क्या मैं ये बोलूंगा कि तुमने मेरे साथ प्रॉफिट का शेयर किया है? अरे नहीं, इसे हम क्या नहीं मानते हैं, इसे पार्टनर नहीं मानते हैं। लेंडर ऑफ अ मनी इज नॉट अ बिजनेस, नॉट अ पार्टनर। इसके अलावा बाय अ सर्वेंट एजेंट एज अ रिम्यूनरेशन। अरे मेरे यहाँ पे 4 एम्प्लॉय काम करते हैं, उन 4 एम्प्लॉय को मैंने 10-10 हजार रुपए की सैलरी दी, तो क्या कल से वो मुझे अपना पार्टनर बोलेंगे क्या? नहीं, पार्टनरशिप नहीं है, ये तो सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म के लिए सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से काम नहीं चलता है, एग्रीमेंट भी होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी भी होना चाहिए। क्या मेरे एम्प्लॉय ने जो काम किया, उस एम्प्लॉय के काम के, एम्प्लॉय के एक्ट के लिए क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? क्या मेरे एक्ट के लिए मेरा एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भैया आपको सिर्फ सैलरी मिल रही है, सिर्फ रिम्यूनरेशन मिल रहा है, उस सैलरी या रिम्यूनरेशन से आप पार्टनर नहीं बन जाते, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से पार्टनर नहीं बन जाते। इसके अलावा बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर एज अ एन्युटी। मेरे पार्टनरशिप फर्म में 4 लोग काम करते थे, ए, बी, सी और डी, और सी की हो गई डेथ, तो सी की जो वाइफ थी या फिर जो चाइल्ड था, जो बच्चे थे, उस बच्चे को मैंने 50 लाख रुपए फर्म के अंदर से दिए। अब ये जो 50 लाख रुपए का दिया, ये 50 लाख रुपए को शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बोल के क्या वो उस फर्म के पार्टनर बन गए? नहीं। विडो या चाइल्ड को एन्युटी के रूप में अगर कोई पैसा मिला है तो उससे भी आप फर्म के पार्टनर नहीं बन जाते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर एज अ गुडविल, गुडविल के रूप में अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो वो पैसा मिलने से भी आप फर्म के पार्टनर ही बन जाते हैं। जैसे जब मैंने आपका बिजनेस खरीदा था तो आपने मुझे क्या बोला था कि हर साल अगले 5 सालों तक मुझे 2-2 लाख रुपए देना, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको 5 सालों तक 2-2 लाख रुपए दूंगा। तो वो 2-2 लाख रुपए पाके आप अपने आप को पार्टनर मत समझ लेना, आप कोई पार्टनर नहीं है बिजनेस के अंदर। तो बाय अ प्रीवियस ओनर और अ पार्टनर ओनर फॉर अ सेल ऑफ गुडविल। ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इसेंशियल एलिमेंट, प्रॉफिट की शेयरिंग एक इसेंशियल एलिमेंट है और वो प्राइमा फेसी एविडेंस है क्या कि पार्टनरशिप है, पर वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो रहा है, इससे हम ये नहीं बोल सकते कि ये पार्टनरशिप है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्राइमा फेसी एविडेंस है। कंक्लूसिव एविडेंस तो तब कन्वर्ट होगा जब वहां पर म्यूचुअल एजेंसी भी होगी, वहां पे एग्रीमेंट भी होगा। तो प्रॉफिट शेयर हो रहा है 4 लोगों के बीच में, तो हम ऐसा मान सकते हैं प्रीलिमिनरी प्राइमा फेसी फेस पे हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ वहां पे शायद पार्टनरशिप है, पर एक्चुअली में पार्टनरशिप है या नहीं है उसका कंक्लूसिव एविडेंस तो कब मिलेगा? जब म्यूचुअल एजेंसी होगी तब। Although right to participate is a strong test of partnership, yet whether relation does or does not exist depend upon the whole contract, और whole contract का मतलब है एग्रीमेंट एंड म्यूचुअल एजेंसी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती एज पर सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 ने हमें 3 बातें बताई। सबसे पहले उसने हमको बताया क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट के शेयरिंग होना चाहिए, और तीसरा वो बोल रहा है एजेंसी होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी मस्ट बी देयर। एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल, वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वो, कि म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी कार्डिनल। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, आप प्रिंसिपल भी हैं, आप एजेंट भी है। द एक्ट ऑफ पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बाइंड्स ऑल द पार्टनर, एक पार्टनर ने कुछ भी काम किया तो बाकी सारे पार्टनर बेचारे उससे बाइंड हो जाते हैं। इफ एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, अ पार्टनरशिप में डीम टू एग्जिस्ट। मतलब क्या, म्यूचुअल एजेंसी है, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस है और एग्रीमेंट है, तो हम मान लेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है। देवांश एंड सौम्या नाम के 2 दोस्त हैं, वो दोनों मिलकर के एक साथ में क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। देवांश सप्लायर के साथ डील करता है, सौम्या कस्टमर के साथ डील करता है रिगार्डिंग अगर उन्हें कोई डिस्काउंट देना है तो।
एक के एक्शन से दूसरा पार्टनर बाइंड होता है, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई दोनों के बीच में क्या है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। म्यूचुअल एजेंसी है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो बस और हमें क्या चाहिए, मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। क्योंकि एग्रीमेंट तो इंप्लाइड भी हो सकता है, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक केस लॉ है, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दासीराम मिर्जामल। कौन सा, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दासीराम मिर्जामल, एक केस लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इन दिस केस लॉ फॉलोइंग फैक्टर्स वर गिवन द इंपॉर्टेंस। इन कुछ फैक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंस दिया ये पता करने में कि पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं। कौन कौन से, पार्टीज हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। जो पार्टीज मतलब जो आपस में पार्टनर्स हैं, उन्होंने कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया यार टर्म्स एंड कंडीशंस का, आपस में पार्टनरशिप फॉर्म कैसे चलती है उसके रिगार्डिंग कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं की, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराया पार्टनरशिप फर्म का, कोई रिटर्न इंटीमेशन नहीं दिया रजिस्ट्रार को कि हम लोगों ने आपस में पार्टनरशिप फर्म बना लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि फिर पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। आपके बीच में पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो इन चारों में से कुछ ना कुछ चीज तो होती यार, ऐसा चारों में से कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को, तो हम मान लेंगे कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। पार्टनरशिप फर्म का कोई प्रूफ ही नहीं है तुम लोगों के पास, तो अब हम मान लेंगे कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा शांति रंजन दासगुप्ता वर्सेस दासीराम मिर्जामल केस लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना। देख लेना, कभी कभी पूछ सकते हैं, वैसे तो नहीं पूछा अभी तक, पर हो सकता है कभी इनडायरेक्टली तरीके से पूछ ले। अब हम बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने प्रकार की पार्टनरशिप होती है। सबसे पहली है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या होता है, इच्छा। सेक्शन नंबर 7, पार्टनरशिप जहां पे कोई फिक्स्ड पीरियड डिटरमाइन नहीं किया, हमने नहीं डिसाइड किया कि 2 साल के लिए पार्टनरशिप चलाएंगे, 5 साल के लिए चलाएंगे, 10 साल के लिए चलाएंगे, 20 साल के लिए चलाएंगे, कोई फिक्स पीरियड नहीं है। साथ ही साथ नो प्रोविजन मेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, हमने ये भी डिसाइड नहीं किया कि ये पार्टनरशिप किस पर्पस के लिए बनाई गई है। नो डिटर्मिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं कि ये पार्टनरशिप कौन सी है, पार्टनरशिप एट विल, इच्छा पे चलने वाली पार्टनरशिप। जब तक भगवान चलाएंगे, जब तक राम भगवान चलाएंगे, तब तक पार्टनरशिप चलेगी। जिस दिन हमारी इच्छा होगी पार्टनरशिप बंद कर देंगे। बंद कैसे होगी सर, दिस पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग। राइटिंग में आप एक नोटिस लिख दो और कोई भी पार्टनर नोटिस दे देगा तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। The partnership may be dissolved by any partner by giving notice in writing to all other partner of his intention to dissolve the firm। एक पार्टनर ने राइटिंग में नोटिस दे दिया दूसरे पार्टनर्स को, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने तो डिटरमाइन किया ही नहीं था कि पार्टनरशिप क्यों बनाई है, ना ही आपने कोई फिक्स पीरियड डिटरमाइन किया था। तो बस जब भी कोई पार्टनर राइटिंग में नोटिस दे दे तो पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर देना। वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच टर्म इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टनरशिप एट विल। इसके ऊपर हम 2 मिनट बाद आते हैं, पहले पढ़ते हैं पार्टनरशिप एट फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड वाली पार्टनरशिप का मतलब क्या, वेयर अ प्रोविजन इज मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब हमने रूल बनाया है कि ये पार्टनरशिप कितने समय तक चलेगी। देन सच अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। जैसे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये पार्टनरशिप अपन 3 साल तक चलेंगे, कितने सालों तक, 3 सालों तक, 5 सालों तक, 10 सालों तक, बस जितने आपने डिसाइड कर लिया, कोई फिक्स पीरियड डिसाइड कर लिया, तो हम बोल देंगे कि ये पार्टनरशिप कौन सी है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड या फिर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। सच अ पार्टनरशिप कम्स टू एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, जब फिक्स पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये वाली पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। आपने बोला था 5 साल की पार्टनरशिप है, 5 साल खत्म हुए, चलो बंद कर दो पार्टनरशिप, ठीक। वेयर अ पार्टनरशिप इज एंटर्ड फॉर अ फिक्स टर्म, 5 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, 5 साल खत्म हो गए, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्टनरशिप विल। 5 साल की पार्टनरशिप थी, 5 साल खत्म हो गए, आपने पार्टनरशिप फॉर्म फिर भी बंद नहीं करी, तो अब आपकी फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप किसमें कन्वर्ट हो गई है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। अब पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी उसे, जिस भी पार्टनर की जब भी इच्छा होगी वो राइटिंग में नोटिस देगा और आपकी पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि समय तो वैसे भी आपका ऑलरेडी पहले ही एक्सपायर हो चुका था, ठीक। तीसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर मतलब किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए आपने पार्टनरशिप फॉर्म चालू की है तो उसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब एग्जीक्यूशन, किसी
स्पेसिफिक काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, अंडरटेक करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए पार्टनरशिप बनाई। अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर कंडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बिजनेस। तो ऐसे केस में हम उसे क्या बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। जैसे मैंने बोला कि एक बिल्डिंग मुझे बनानी है, ये बिल्डिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, ये बिल्डिंग के कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दूंगा, तो ये कौन सी पार्टनरशिप है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर काम को करना था। लेट्स से चार लोगों ने मिलकर के, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक लिरिसिस्ट ने और एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, और उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही हमारी पिक्चर बन जाएगी हम ये पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। तो वंस पिक्चर इज प्रोड्यूस, रिलीज, पार्टनरशिप फर्म विल सीज टू एग्जिस्ट, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। ओके, दिस पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर। जैसे ही एडवेंचर कंप्लीट होगा, जैसे ही अंडरटेकिंग खत्म होगी, हम उस बिजनेस को बंद कर देंगे। ये कुछ उसके एग्जांपल, जैसे फिल्म को प्रोड्यूस करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, कोई स्पेसिफिक रिसर्च करना, कोई स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाना, जब भी काम खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म विल सीज टू एग्जिस्ट, मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। इसके अलावा एक जनरल पार्टनरशिप, रेसिडुअरी पार्टनरशिप बेचारी जो कहीं फिट नहीं हो पा रही, उसे क्या बोलेंगे हम? जनरल पार्टनरशिप के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। बिल्कुल जनरल बिजनेस के लिए आपने कुछ नहीं सोचा तो उसे हम क्या मान लेंगे कि उसे बोलेंगे जनरल पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप एक डीड से, एक डॉक्यूमेंट से गवर्न होती है। अरे पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, ये कैसे ऑपरेट होगा, वो सब चीजें कहाँ लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है। पार्टनरशिप डीड मतलब वो डॉक्यूमेंट जो राइटिंग में होता है, उसके अंदर कंटेन होता है। क्या कंटेन होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिलेशंस ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या रिलेशंस होंगे, वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये राइटिंग में भी हो सकती है और ये वर्बली भी हो सकती है। आपने और मैंने आपस में सामने बैठ करके डिसाइड कर लिया तो मान लेंगे कि पार्टनरशिप डीड कैसी है, ओरल है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इट इज डिजायरेबल, इट इज बेनिफिशियल कि आप उसे राइटिंग में ही लिखें। इट इज डिजायरेबल टू हैव इट इन राइटिंग। क्यों? क्योंकि क्या बोला, क्या सुना, बाद में चार झगड़े होंगे आप लोगों के। इसलिए अच्छी बात है कि आप तो जो भी बात है वो लिख लो। लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है, इसलिए राइटिंग में पार्टनरशिप डीड होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको उसमें कंप्लीट करनी पड़ती है? कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते वक्त। बस ध्यान रखना दो तीन छोटी मोटी बातों का। पहला क्या? स्टैंप होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड के ऊपर स्टैंप होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ स्टैंप एक्ट 1999। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऐसे केस में पार्टनरशिप डीड का राइटिंग में होना जरूरी है, उसके उस पर स्टैंप लगा हुआ होना जरूरी है, और उसका रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 होना कंपलसरी। पहले हमने क्या बोला? पार्टनरशिप डीड राइटिंग और ओरल दोनों में हो सकती है, पर अगर पार्टनरशिप डीड में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पार्टनरशिप डीड का राइटिंग में होना कंपलसरी है। राइटिंग में होना उसका कंपलसरी। ओके, मान लिया राइटिंग में होना चाहिए, उसके ऊपर स्टैंप भी लगा होना चाहिए। अरे इतनी देर से बात कर रहे हो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, आखिरकार इस पार्टनरशिप डीड के अंदर आता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। क्या? नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम क्या है वो लिखा होगा। उसके अंदर कितने पार्टनर्स हैं उनका नाम लिखा होगा। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, क्या करते हो वो लिखा होगा। प्लेस, किस जगह पर पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस करेगी उस जगह का एड्रेस। किस दिन पार्टनरशिप स्टार्ट हुई वो। पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है? फिक्स ड्यूरेशन है, पर्टिकुलर है, विल है, जो भी है उसका टाइप बताना पड़ेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर आपस में कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर वो बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है पार्टनर्स के बीच में आपस में वो बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग और लोन, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग के ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा, लोन के ऊपर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारे बातों के रूल्स वहां पर लिखे होने चाहिए। प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर को एडमिट करना है, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर करना है तो कब एडमिट कर सकते हैं, कब रिटायर कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा तो पार्टनर्स के अकाउंट को किस तरीके से सेटल किया जाएगा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनेंगे, कैसे बनेंगे, पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखा होना चाहिए। सैलरी कमीशन टू पार्टनर, क्या पार्टनर्स को कोई सैलरी दी जाएगी, रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, अगर हाँ तो लिखो, अगर ना तो लिखो।
प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन, किसी पार्टनर को रिमूव करना है तो क्या किसी पार्टनर को रिमूव कर सकते हैं, अगर हाँ तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। जैसे हो सकता है किसी भी पार्टनर को रिमूव करने से पहले बाकी सारे पार्टनर की कंसेंट राइटिंग में रिक्वायर्ड है, तो ये सब प्रोसीजर बना के आप आपकी पार्टनरशिप डीड में लिख लो। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना चाहिए। पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, राइटिंग में होगी तो और बेनिफिशियल होगा। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर आखिरकार कितने तरह के होते हैं, अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, अब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर, दूसरा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, तीसरा इनकमिंग पार्टनर, चौथा स्लीपिंग पार्टनर, पांचवा आउटगोइंग पार्टनर, छठा नॉमिनल पार्टनर, सातवां पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दो बार आ गया नॉमिनल पार्टनर, कोई बात नहीं, हम तो एक ही बार पढ़ेंगे। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर मतलब कौन सा पार्टनर सर? एक्टिव पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो एग्रीमेंट द्वारा पार्टनर बनाए, मतलब आपसी सहमति से जिसे पार्टनर बनाया है, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मैनेजमेंट में क्या करता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन जो रखता है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कौन है? एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर को एक्चुअल पार्टनर भी कहते हैं, साथ ही साथ उसे ऑस्टेंसिबल मतलब एपेरेंट, ऑस्टेंसिबल मतलब होता है एपेरेंट, जो दिख रहा है कि ये तो पार्टनर है ही सही यार, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्टिव पार्टनर। दिख क्यों रहा है? क्योंकि काम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबल मतलब एपेरेंट पार्टनर। और एक्चुअल पार्टनर भी उसे बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर तो उसका नाम है ही सही। इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, जब एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है, ही मस्ट गिव पब्लिक नोटिस, उसको बेचारे को पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है, इन ऑर्डर टू अब्सॉल्व हिमसेल्फ ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ अदर पार्टनर डन आफ्टर रिटायरमेंट। एक पार्टनर था, एक्टिव पार्टनर था, वो एक्टिव पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उसे पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि उसके रिटायरमेंट के बाद जो काम किए जाएंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, वो अपने आप को उससे अब्सॉल्व कर ले, डिस्चार्ज कर ले, टू अब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम लाइबिलिटी डन आफ्टर द रिटायरमेंट। ओके, सेकंड वन इज पार्टनर इन अ प्रॉफिट ओनली, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, लॉस में नहीं। अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर अ लॉस। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप के अंदर कि लॉस शेयरिंग कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी। थर्ड वन इज इनकमिंग पार्टनर, a person admitted as a partner into an already existing firm। एक पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी चल रही थी, ए बी और सी ऑलरेडी थे, डी उस फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि डी कौन है? इनकमिंग पार्टनर है। सच अ पार्टनर नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ फर्म बिफोर हिज एडमिशन, ऑफ कोर्स। अरे एक पार्टनर ने एडमिशन लिया 3 जुलाई 2025 के दिन, तो 3 जुलाई 2025 से पहले आपने जो भी काम किए हैं उन कामों के लिए ये डी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, इनकमिंग पार्टनर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगा। सच अ पार्टनर नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ फर्म बिफोर द एडमिशन, सिंपल सी बात। फोर्थ वन इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या? सोता हुआ पार्टनर। यस, सो ही रहा है वो, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अ पर्सन हु इज पार्टनर बाय एग्रीमेंट, वो पार्टनर तो है, आपसी सहमति से उसे पार्टनर बनाया है, एग्रीमेंट से पार्टनर बनाया है, पर वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। वो पार्टनर क्या है? डोरमेंट पार्टनर है, उसे हम डोरमेंट पार्टनर के नाम से भी जानते हैं, मतलब कुछ नहीं करता, ऑफिस आता ही नहीं है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेता ही नहीं है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस तो बराबर बांट लेगा, थर्ड पार्टी के खिलाफ लाइबल भी होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी बियर करेगा, पर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। स्लीपिंग पार्टनर आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल और गिव पब्लिक नोटिस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब वो स्लीपिंग पार्टनर रिटायर होते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि तुम पार्टनर हो यार, तुम एक्टिव पार्टनर थे ही नहीं, तुम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेते ही नहीं थे, तो तुम्हारे जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम पब्लिक नोटिस नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा। स्लीपिंग पार्टनर आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस। तीन पार्टनर है, भिड़े, अब्दुल और जेठालाल, बट ओनली भिड़े एंड अब्दुल आर एक्टिव वाइल जेठालाल इज अ स्लीपिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेता है, पर मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कोई दिक्कत नहीं है, जब जेठालाल रिटायर होगा तो जेठालाल को कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं। फिफ्थ वन इज अ आउट गोइंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? आउट गोइंग। आउट गोइंग मतलब जाने वाला पार्टनर। अब जाने वाले को कौन ही रोक पाया है, तो ये भी जाएगा, जाने देते हैं। अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म इन विच रेस्ट ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस। ओके, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 4 पार्टनर हैं, ए
बी, सी और डी, इसमें से बी बोला मैं चला, हमने बोला हाँ भाई बी जाओ, तो बी के जाने के बाद भी ए, सी और डी आपस में बिजनेस कंटिन्यू, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम बी को क्या बोलेंगे कि बी कौन है, आउट गोइंग पार्टनर। अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म इन विच रेस्ट ऑफ पार्टनर कंटिन्यू टू कैरी ऑन अ बिजनेस इज कॉल्ड अ रिटायरिंग पार्टनर और अ आउटगोइंग पार्टनर। जो पार्टनर बाहर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर, सच पार्टनर रिमेन लाइबल टू थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी के खिलाफ तो लाइबल होगा ही सही, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन, जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं देते था आउटगोइंग पार्टनर, तब तक उसे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। आपने रिटायरमेंट ले लिया फर्म से 3 जुलाई 2025 के दिन, पर आपने पब्लिक नोटिस दिया 10 जुलाई 2025 के दिन, तो आपकी लाइबिलिटी कब तक आएगी, 10 जुलाई 2025 तक। जो भी काम पार्टनरशिप फर्म ने किए हैं उन सभी कामों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। सर पार्टनरशिप फर्म के काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों, अरे भूल गए क्या म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल, म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है, कोई भी पार्टनर काम करे सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे 10 जुलाई तक। पर सर 10 जुलाई तक क्यों, क्योंकि तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक आपकी लाइबिलिटी चढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, इसलिए पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। सर आउटगोइंग पार्टनर अगर स्लीपिंग पार्टनर होता तो फिर कोई समस्या नहीं, तो फिर आपकी लाइबिलिटी 3 जुलाई तक ही आती, क्यों, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर को तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत होती ही नहीं है। सिक्स्थ वन इज अ नॉमिनल पार्टनर। सिक्स नंबर का पार्टनर कौन सा है, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम लैंड करता है, नाम उधार पे देता है। अ पर्सन हु लैंड हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग अ रियल इंटरेस्ट इन इट, इट इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर। मतलब एक किसी पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर एक पर्सन अपना सिर्फ नाम उधार पे दे रहा है, उसे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, कोई उसे मतलब नहीं है, पर वो क्या कर रहा है, अपना नाम उधार पे दे रहा है, और जिस नाम की वजह से उस पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्काई हाइट्स छू रहा है, उसे फायदा मिल रहा है, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पर ये जरूरी नहीं, कभी कभी उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। नीदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नॉर टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द फर्म, ना तो वो पार्टिसिपेट करेगा, मतलब एक्टिव पार्टनर नहीं होता, साथ ही साथ वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो तो क्या करता है, सिर्फ अपना नाम उधार पे देता है। ही इज लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, जैसे दूसरे पार्टनर लाइबल है वैसे ही वो पार्टनर भी दूसरे के लिए लाइबल होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, राजा भैया एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर है इंदौर के अंदर, राजा भैया के नेफ्यू ने स्टार्ट किया बिजनेस को और उनको नॉमिनल पार्टनर बना लिया टू गेन क्रेडिबिलिटी, क्योंकि अब इस पार्टनरशिप फर्म में किसका नाम है, राजा भैया का नाम है, तो इस फर्म को एक वैल्यू मार्केट के अंदर ज्यादा मिलने लग गई और उससे फर्म की प्रेस्टीज क्या हो गई, इनहांस हो गई, फर्म की रेपुटेशन, इज्जत मार्केट में बढ़ गई। द बिजनेस वाज नेम्ड राजा एंटरप्राइजेस, उसका नाम क्या लग दिया, राजा एंटरप्राइजेस, कि इसके अंदर राजा भैया भी बिजनेस पार्टनर हैं, गिविंग द इंप्रेशन दैट राजा भैया वाज एक्टिवली इन्वॉल्व। इन रियलिटी राजा भैया डिडंट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, राजा भैया तो पार्टिसिपेट भी नहीं करते, he didn't share in profit, his name alone boosted the name, उसके नाम ने ही काम कर दिया, सिर्फ जो नाम यूज किया था राजा भैया का, उस नाम से ही पार्टनरशिप फर्म चलने लग गई, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, that he is a nominal partner। ओके, सेवेंथ वन इज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस यूनिट में से जो आता है वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का ही आता है, तो इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है वर्ड बाय वर्ड और इसे समझना भी बहुत अच्छे से। सेक्शन नंबर 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके बारे में बात करता है, वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, जहां एक आदमी अपने आप को होल्ड करता है एज अ पार्टनर, मतलब अपने आप को पार्टनर बताता है, और अलाउ अदर्स टू डू इट, या बाकी लोगों को अलाउ करता है कि वो मुझे फर्म का पार्टनर बता पाए। अ पर्सन मे हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड, या तो मैं अपने शब्दों द्वारा और बाय कंडक्ट, अपने कंडक्ट द्वारा इंड्यूस करता हूं अदर को, दूसरे लोगों को ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, या फिर दूसरे लोगों को अलाउ करता हूं कि वो ऐसा बोले कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। तो इन दोनों ही केसेस में मुझे फिर इस कैरेक्टर से
पीछे आने से रोक दिया जाएगा, मतलब अब मुझे मान लिया जाएगा कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का क्या हूं, पार्टनर हूं। और ये कोई खुशी की बात नहीं, एक बार पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मान लिया, अब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जैसे पार्टनरशिप फर्म के दूसरे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही अब आपकी लाइबिलिटी भी कैसी होगी, अनलिमिटेड मानी जाएगी। एंड अपॉन द फेथ ऑफ विच creditor may be presumed to have acted, that in that case you will be deemed to be a partner and you will be unlimited liable for the said act. देखो, when a person represent himself, जब एक इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या knowingly permit himself, दूसरों को अलाउ करता है टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, कि आप मुझे फर्म का पार्टनर माने, व्हेन ही इज नॉट, जबकि एक्चुअली में मैं पार्टनर हूं नहीं, टू एनीवन, किसी को भी, हूं ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, और सामने वाले ने मेरी इस बात को मानते हुए क्या, कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, उसने पार्टनरशिप फर्म को क्रेडिट पे माल दे दिया है, उधार पे माल दे दिया है, तो फिर मैं भी वैसा ही लाइबल हूं जैसे दूसरे पार्टनर्स लाइबल हैं, और अब मुझे भी फर्म के अनलिमिटेड लाइबिलिटी उस ट्रांजैक्शन में बियर करनी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस भी हैं, हम लोग अभी उन क्वेश्चंस के ऊपर भी जाएंगे। नेक्स्ट पार्टनर इज सब पार्टनर। 8 नंबर का पार्टनर कौन सा, सब पार्टनर। मैं एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था, मैंने अपने अंडर में किसी को रख लिया, मैं अपना प्रॉफिट का शेयर उसके साथ करता हूं, तो उसे क्या बोलेंगे कि दैट पर्सन इज अ सब पार्टनर। व्हेन अ पार्टनर एग्री टू शेयर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मेरे प्रॉफिट का हिस्सा मैं जब किसी और के साथ बांटता हूं, तो किसी आउटसाइडर के साथ बांटता हूं, तो उस आउटसाइडर को क्या बोलेंगे कि आउटसाइडर सब पार्टनर है। उस सब पार्टनर के पास में कोई राइट नहीं होते हैं, फर्म के अगेंस्ट में कोई राइट नहीं, ना ही वो फर्म के डेट के लिए लाइबल होता है। क्यों? क्योंकि उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना तो सिर्फ अपने प्रिंसिपल से है, जो उसे प्रॉफिट की शेयरिंग का हिस्सा देता है, सिर्फ वो। और इसी के साथ ए यूनिट नंबर 1 पार्टनरशिप की हम लोगों की पूरी तरह से कंप्लीट हुई। इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने 8 सेक्शंस टोटल, कुल मिलाकर के 8 सेक्शंस के बारे में पढ़ा। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, इसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहा जाएगा और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, जैसे पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। सेक्शन नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनर्स की डेफिनेशन, फॉर्म की डेफिनेशन और फॉर्म के नाम। सेक्शन नंबर 5 पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, इट इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। जैसे हमने बोला था एचयूएफ के मेंबर या बर्मन बुद्धिस्ट फैमिली जब बिजनेस करती है साथ में, तो उसे पार्टनरशिप नहीं मानना है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 6 मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए 3 चीजें चेक की थी, एग्रीमेंट चेक किया था, प्रॉफिट शेयरिंग चेक किया था और म्यूचुअल एजेंसी चेक किया था। इसके अलावा सेक्शन नंबर 7 पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन नंबर 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहां तक के सेक्शंस हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर पढ़े। इस यूनिट में हमने साथ साथ में 2 केस लॉ भी पढ़े, एक केडी कामत वाला और दूसरा शांति रंजन दास गुप्ता वाला। इस केडी कामत वाले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है नहीं करती, उसके लिए 2 चीजें चेक की जाए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड म्यूचुअल एजेंसी। शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दासीराम मरजामल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अरे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस का डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई अकाउंट्स नहीं बनाया, कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में किसी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, तो हम कैसे मान ले आपकी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है, और हम ऐसा मानेंगे कि कोई पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे 2 केस लॉ भी हमने इस यूनिट के अंदर पढ़े। कुछ पॉइंट्स हैं जो इस यूनिट के ही हैं, पर एक बार देख लेते हैं, हमें क्वेश्चंस करते वक्त थोड़ी सी ज्यादा मदद मिलेगी इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद। नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर होता है जो फर्म को अपना नाम लेंड करता है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर शेल बी लाइबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी, स्लीपिंग पार्टनर भी लाइबल तो होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि स्लीपिंग पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं आती, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो नहीं, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी तो हर पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, तो स्लीपिंग पार्टनर की भी होगी। अ पार्टनरशिप एक्सेप्टेड ड्यू टू ऑनररी प्रेसिडेंट will come under partner by holding out and shall be held liable along other partners। आपने ऑनरशिप में कोई सी पार्टनरशिप एक्सेप्ट करी, मतलब सम्मान में कोई पार्टनरशिप में आपने पार्टनर्स का रोल अज्यूम किया है, तो आपको माना जाएगा कि आप क्या हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और ऐसे केस में आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी अनलिमिटेड, जैसे दूसरे पार्टनर्स की होती है वैसे। There was an agreement not to borrow money without consent of all the partner,
सभी पार्टनर की कंसेंट के बिना आपको पैसे बोरो नहीं करना है। स्टिल वन ऑफ द पार्टनर बोरो, फिर भी एक पार्टनर ने बोरो कर लिया, स्टिल फर्म शेल बी लाइबल, फर्म फिर भी लाइबल होगी कि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टू फ्रेंड्स गिव देयर कार और रेंट, दो दोस्तों ने अपनी कार को रेंट पर दे दिया एज अ टैक्सी, और उसमें से जितना भी प्रॉफिट आता है उसे आपस में बांट लेते हैं। तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, यहां पर तो कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है, नो म्यूचुअल एजेंसी, तो नो पार्टनरशिप, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। दो फर्म्स हैं जिसमें 12 पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट क्रिएट किया टू फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप। क्या ऐसा चलेगा? आंसर इज नो। हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया था, एक पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकती। इज इट वैलिड? नो, बिकॉज फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ अनदर पार्टनरशिप फर्म। ये सभी वो क्वेश्चंस है जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। मैंने क्रक्स और कंक्लूजन आप लोगों के लिए अलग से लिख दिया है कि सिर्फ इतना भी पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जानी है। ए एंड बी को ओनर्स हैं, उन्होंने एग्री किया कि वो बिजनेस करेंगे साथ में प्रॉफिट के लिए। क्या वो पार्टनरशिप है? यस। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग है, और हम ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप नहीं मानते म्यूचुअल एजेंसी, तो आपको नोट लिख करके आना पड़ेगा कि क्यों आप पार्टनरशिप नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट थी। तो जो भी आप माने उसका अकॉर्डिंगली अजम्पशन जो आपने लिया है वो अजम्पशन आपको वहां पर लिख करके आना है। पर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आप तो वहां पे म्यूचुअल एजेंसी एज्यूम कर लेना, क्योंकि पास्ट में इंस्टीट्यूट ने भी एज्यूम किया है। शेयरिंग रेंट फ्रॉम को ऑन पीस ऑफ लैंड डज नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। लो भाई, एक पार्टनरशिप फॉर्म, एक लैंड थी, उस लैंड से जो रेंट हमें आता है वो रेंट हम आपस में बांट लेते हैं, तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म है? नहीं, कोई पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। टू फ्रेंड्स गिवन ऑन रेंट अ फ्लैट परचेज टुगेदर, एक फ्लैट साथ में परचेज किया था, उसे उन्होंने क्या कर दिया? रेंट पर दे दिया। और ऐसा डिसाइड किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करेगा? लैंडलॉर्ड, मतलब ये दोनों दोस्त ही इसका क्या करेंगे? बिल का पेमेंट करेंगे। ऑन वन ओकेशन, एक समय पे लैंडलॉर्ड फेल हो गए, मतलब ये दोनों दोस्त है ना, ये दोनों दोस्त ने बिल भरना भूल गए, तो उनका जो टेनेंट था उसने 3,000 रुपए का बिल भर दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो 3,000 रुपए का पे कर दिया। नाउ ही वॉन्ट्स टू क्लेम रुपीज फुल 3,000 फ्रॉम वन पर्सन। थी किनकी? दो लोगों की। टेनेंट ने बिल भर दिया और अब वो अपना 3,000 रुपए किससे वापस मांगना चाह रहा है? एक पार्टनर से। 3,000 वापस क्यों मांग रहा है? क्योंकि डिसाइड ये हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करेगा? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड भूला तो टेनेंट ने पे कर दिया, पर टेनेंट उसे रिकवर तो करेगा ना, तो रिकवर कहां से करेगा? तो वो बोल रहा है कि मैं किसी एक ही पर्सन से रिकवर कर लेता हूं। दो दोस्तों का था पर मैं तो किसी एक ही पर्सन से रिकवर कर सकता हूं। क्या वो ऐसा कर सकता है? आंसर इज नो। वो कोई पार्टनरशिप थोड़ी चला रहे हैं। जब पार्टनरशिप नहीं है तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो आप किसी एक ही पर्सन से कैसे ले सकते हो? एक पर्सन तो सिर्फ अपने हिस्से का 1,500 रुपए देगा, बाकी का 1,500 रुपए तो आपको किसी दूसरे पर्सन से लेना पड़ेगा, जो दूसरा फ्रेंड था उससे। ओनली 1,500 फ्रॉम वन पर्सन एज दे आर नॉट इनटू एनी पार्टनरशिप, वो कोई पार्टनरशिप नहीं चला रहे और वो एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल भी नहीं है। इफ शेयरिंग प्रॉफिट इज इट, इफ शेयरिंग प्रॉफिट इट इज ओके, यस। लॉस शेयरिंग कंपलसरी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करोगे तो हमारा काम चल जाएगा। बुक ऑथर और पब्लिशर पार्टनर नहीं होते हैं। एक बुक का ऑथर मतलब जिसने बुक लिखी है वो, और पब्लिशर जो बुक पब्लिश करता है, छापता है, वो दोनों पार्टनर्स नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक के एक्ट के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। भले ही वो आपस में प्रॉफिट शेयर करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअल एजेंसी तो नहीं है ना। वापस से, निखिल आफरीन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर निखिल और आफरीन दो पार्टनर हैं। उन्होंने कनक और नंदिनी को अपने फर्म के अंदर नया पार्टनर एडमिट कर लिया। कनक रिमेन, ना ना, वापस से ये वाला एग्जांपल वापस से शुरू करता हूं। निखिल और कनक पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। दे इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड कनक, उन दोनों की, निखिल और कनक की एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है? कनक। उन्होंने कनक को इंट्रोड्यूस किया टू नंदिनी, और नंदिनी को क्या बोला कि देखो भाई कनक हमारी कौन है? पार्टनर है। और कनक इस बात पे चुप रही, कनक रिमेन क्वाइट। नंदिनी शेयर्ड दिस इंफॉर्मेशन विथ हर फ्रेंड पलक, नंदिनी ने इसकी इंफॉर्मेशन अपनी एक फ्रेंड है पलक, उसके साथ शेयर करी कि देखो एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर 3 लोग पार्टनर हैं, निखिल, आफरीन और कनक। ठीक है। आफ्टर सम टाइम
नंदिनी एंड पलक सप्लाइड रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट टू द फर्म। कुछ समय बाद नंदिनी और पलक ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया किसको? पार्टनरशिप फर्म को, क्रेडिट पे, उधार पे। फर्म फेल्ड हो गई, निखिल और आफरीन की जो पार्टनरशिप फर्म थी वो पैसा रिपे नहीं कर पा रही है। वेदर कनक लाइबल टू नंदिनी एंड पलक, जो कनक है जो एक्चुअली में पार्टनर नहीं थी पर उसे पार्टनर रिप्रेजेंट किया गया और उसने कुछ जवाब में ना भी ना बोला, क्या उसे नंदिनी और पलक को पेमेंट करना पड़ेगा? क्या कनक लाइबल है? आंसर इज यस, कनक लाइबल है, पर सिर्फ किसके सामने? नंदिनी के सामने, नॉट टू पलक। क्यों? कनक हियर इज अ होल्डिंग पार्टनर अंडर सेक्शन 28, शी विल बी लाइबल टूवर्ड्स नंदिनी बट नॉट अगेंस्ट पलक। पलक के अगेंस्ट में लाइबल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन वाज नॉट मेड टू पलक। ये जो रिप्रेजेंटेशन निखिल और आफरीन ने दिया था ये नंदिनी के सामने दिया था, पलक के सामने नहीं दिया था। पलक को तो किसने बताया? नंदिनी ने बताया। अगर ये दोनों पलक को भी बताते तो फिर कनक दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, पर अभी कनक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी? सिर्फ रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स नंदिनी मानी जाएगी और पलक के अगेंस्ट में उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। शी हैज नो राइट टू इन्फोर्स लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी इन्फोर्स नहीं करा सकती। ध्यान रखना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवाए। एक बार आप फटाफट से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के भी दर्शन करवा देता हूं। ट्रू टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि म्यूचुअल एजेंसी ट्रू टेस्ट होती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। ओके, कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है सर? पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। हु इज अ नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर कौन होता है बताइए और उसकी लाइबिलिटी बताइए। नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो अपना नाम लैंड करता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन अपने आप को होल्ड करता है एज अ पार्टनर या फिर दूसरों को अलाउ करता है कि तुम मुझे पार्टनर मान लो, तो ऐसे केस में उसे डिनाई किया जाता है कि वो अब इस रोल को छोड़ नहीं सकता। एक बात और, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को पार्टनर बाय स्टॉपेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथ में? और पार्टनर बाय स्टॉपेल। ये पार्टनर बाय स्टॉपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट दोनों एक ही बात होती है। R is not a partner in a particular firm, but he represent himself or knowingly permit himself to be represented as a partner. Is R liable? Yes, R is liable. क्यों? क्योंकि R यहाँ पे होल्डिंग आउट वाला पार्टनर है। A, B and C carrying on a money leading business, money lending business. D, a customer deposit his jewelry with the firm for safe custody. A and B sell this jewelry and misappropriate the money. C, being a sleeping partner, have no knowledge about this. Now D, file a suit against all the three partner. Can C be held liable? लो भाई, एक पार्टनरशिप फर्म थी A, B और C, उसके अंदर D नाम का एक कस्टमर आया, उसने अपनी ज्वेलरी डिपॉजिट करी। ठीक है, ज्वेलरी डिपॉजिट करने के बाद चला गया। A और B ने उस ज्वेलरी को क्या कर दिया? बेच दिया। और ए और बी ने उस ज्वेलरी को क्या कर दिया? बेच दिया। और सी स्लीपिंग पार्टनर था, तो स्ली बोल रहा है कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी लाइबिलिटी थोड़ी आएगी। हमने बोलेंगे, हमने पढ़ा हुआ है स्लीपिंग पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता। इट डज नॉट लेफ्ट हिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वो फर्म के लिए उससे उसकी लाइबिलिटी अब्सॉल्व नहीं होती। लाइबिलिटी तो उसकी फिर भी बनी की बनी ही रहेगी, ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर पढ़ा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले इस बात को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये अभी तक जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और इसी तरीके से यूनिट नंबर 1 जो थी वो पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। जो नोट्स की लिंक है ये मैं पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या आप लोगों को आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।